पुराना हॉस्टल ढलते हुए सूरज की रोशनी में एक साये की तरह दिख रहा था। खिड़कियां अंधेरी और खाली एक शिकारी की आंखों की तरह घूर रही थीं। आंगन में लगे पुराने बरगद के पेड़ से हवा चिल्ला रही थी। उसकी शाखाएं दीवारों पर कंकाल की उंगलियों की तरह रगड़ रही थीं। चारों ओर शाम ढल गई, जिससे लंबी परछाइयां नाचने और मुड़ने लगीं, कल्पना से भरी हुई। हवा भारी हो गई, गीली मिट्टी और कुछ पुरानी और अप्रिय गंध से भर गई। एक अकेला कौवा चिल्लाया, एक कठोर झकझोर देने वाली आवाज जो सन्नाटे में गूंज उठी, बेचैनी की भावना को बढ़ाती हुई। लोहे के फाटक जंग लगे और चरमराते हुए एक खुले हुए जबड़े की तरह खुले हुए थे, जो किसी को भी प्रवेश करने की हिम्मत दे रहे थे। प्रिया अपना सूटकेस घसीटते हुए टूटी हुई पगडंडी पर चढ़ गई। उसकी सांसें उसकी गर्दन में अटक गईं। उसने हॉस्टल के बारे में फुसफुसाहटें सुनी थीं, अजीबोगरीब घटनाओं और अस्पष्टीकृत शोर की कहानियां, लेकिन उसने उन्हें मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास, अति सक्रिय कल्पनाओं की उपज के रूप में खारिज कर दिया था। धुंधले से रोशन दालान में कदम रखते ही मेरा सामना एक ऐसी खामोशी से हुआ जो इतनी गहरी थी कि लगभग दमनकारी महसूस होती थी। हवा में पुराने फर्नीचर की पुरानी गंध और धातु जैसी हल्की गंध फैली हुई थी, जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। ठंडे पत्थर के फर्श पर मेरे कदम जोर से गूंज रहे थे। घुटन भरी खामोशी में एकमात्र आवाज। जैसे ही मैं दालान से नीचे जा रहा था, मेरा हाथ दीवार की खुरदरी सतह से टकरा गया, जिससे मुझे झटका लगा। टिमटिमाती फ्लोरोसेंट रोशनी लंबी विकृत परछाइयां डालती है, जो हर गुजरते सेकंड के साथ नाचती और छूटती रहती है। मैं यह एहसास नहीं दूर कर सका कि मुझे देखा जा रहा है। मेरी हर हरकत को अनदेखी आंखों से देखा जा रहा है। दालान के अंत तक पहुंचते हुए मैं एक भारी लकड़ी के दरवाजे के सामने रुक गया, जिसका पेंट छिल रहा था और फीका पड़ गया था। अपनी नसों को स्थिर करने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए मैंने संकोच से दस्तक दी। खामोशी। कमरा छोटा था और उसमें बहुत कम सामान था। एक सिंगल बेड, एक डेस्क, एक टेढ़ी मेढ़ी कुर्सी। धूल भरी खिड़की से चांदनी छिटक रही थी और उसके रास्ते में घूमते धूल के कण चमक रहे थे। मैं कांप गई। गर्मी के बावजूद मेरी रीढ़ की हड्डी में अचानक ठंडक दौड़ गई। अचानक हवा ठंडी हो गई, जिससे मेरी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। मेरी गर्दन के पिछले हिस्से के बाल इस एहसास के साथ खड़े हो गए कि कोई मुझे देख रहा है। धीरे धीरे मैं मुड़ा। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा था। धुंधली सी चांदनी में मैं कसम खा सकता था कि मैंने खिड़की के पास एक आकृति को खड़ा देखा। लंबे काले बालों वाली एक युवती, जिसके बाल उसकी पीठ तक लहरा रहे थे। उसका चेहरा परछाई से ढका हुआ था। उसकी आंखें, हालांकि जिन्हें मैं देख सकता था, एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं, एक ऐसे दुख से भरी हुई थीं जो मेरी सांसें रोक लेती थीं। डर ठंडा और तेज प्रिया के भीतर तक चुभ गया, उसे मौके पर ही जड़ दिया। उस रात नींद बेचैन थी। छायादार आकृतियों और भेदी चीखों के बुरे सपने आ रहे थे। प्रिया एक झटके से उठी। उसका दिल तेज हो रहा था। उसकी चादरें पसीने से भीग गई थीं। कमरा अभी भी अंधेरा था। केवल एक टपकते नल की आवाज आ रही थी। जैसे ही भोर की पहली किरणें पर्दों के छेद से होकर आईं, प्रिया ने हॉस्टल का पता लगाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि उसे पिछली रात हुई अजीब घटनाओं के जवाब मिल जाएंगे। वह सुनसान गलियारों में भटकती रही। उसके कदम खामोशी में गूंज रहे थे। उसका दिमाग सवालों से दौड़ रहा था। कॉमन रूम के एक धूल भरे कोने में मैं एक पुराने फोटो एल्बम पर ठोकर मार गई। उसके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए थे। कांपते हाथों से मैंने उसे खोला। मेरी निगाहें हंसती आंखों और एक शरारती मुस्कान वाली एक जवान औरत की तस्वीर पर टिक गई। नीचे शिलालेख में लिखा था, रिया, आपकी रोशनी हमेशा चमकती रहे। मैंने अपने कमरे में जो आकृति देखी थी, उसे उसकी समानता अलौकिक थी। दिन हफ्तों में बदल गए और प्रिया बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सकी। उसने रिया को हर जगह देखा। एक अंधेरे दालान में एक क्षणभंगुर झलक, हवा पर एक फुसफुसाहट, कमरे के बीच में एक ठंडी जगह। डर एक निरंतर साथी था, लेकिन खोई हुई आत्मा के लिए सहानुभूति की भावना भी बढ़ रही थी। एक शाम जब मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, तो बत्तियां टिमटिमाई और बुझ गईं, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया। एक ठंडी हवा कमरे में बह गई, जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। चमेली की गंध पहले से कहीं ज्यादा तेज हवा में भर गई। फिर मैंने उसे सुना, एक धीमा शोकाकुल सिसकना जो कमरे के कोने से आ रहा था। अपनी हिम्मत जुटाते हुए प्रिया ने अंधेरे में बोला। उसकी आवाज कांप रही थी, रिया, क्या तुम हो? मेरी मदद करो।
प्रिया ने हॉस्टल के अतीत के बारे में जाना, पुराने कर्मचारियों से बात की, यादों के टुकड़ों और धीमी फुसफुसाहटों को जोड़कर। उसे पता चला कि रिया एक शानदार छात्रा थी जिसे हर कोई प्यार करता था, लेकिन वह बेहद स्वतंत्र, मुखर और यथास्थिति को चुनौती देने से भी नहीं डरती थी। प्रिया ने रिया के बारे में जितना अधिक सीखा, वह सच्चाई का पता लगाने के लिए उतनी ही दृढ़ होती गई। देर रात टॉर्च और हिम्मत के साथ मैं कॉमन रूम में वापस चली गई। मुझे पुराना रजिस्टर मिला। उसके पन्ने उम्र के साथ भुरभुरा हो गए थे और रिया के किसी भी उल्लेख के लिए मैं सावधानी पूर्वक खोज करने लगी। घंटे बीत गए और जब वह हार मानने ही वाली थी तो उसका दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। यह रही रिया की मृत्यु की रात की एक प्रविष्टि। लिखावट जल्दबाजी में की गई थी, लगभग अस्पष्ट, लेकिन जैसे ही मैंने शब्दों को पढ़ा, मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। रिया की हत्या कर दी गई थी। एक शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ बोलने के लिए उसे चुप करा दिया गया था। मैं वादा करती हूँ, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मेरी आवाज एक नए दृढ़ संकल्प से भर गई। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी। इस ज्ञान से लैस होकर प्रिया ने रिया की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का सामना करने का फैसला किया। डर उसके पेट में समा गया, एक ठंडी और फिसलन भरी चीज, लेकिन रिया की उदास आंखों की याद, मदद के लिए उसकी गुहार ने उसके दृढ़ संकल्प को हवा दी। वह डर को खुद को पंगु नहीं बनाने देगी। इस बार नहीं। प्रिया जानती थी कि इस व्यक्ति का सामना करना खतरनाक होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास हॉस्टल की दीवारों के भीतर शक्ति और प्रभाव हो। उन्होंने रिया को चुप करा दिया था और वे उसके साथ भी ऐसा करने में संकोच नहीं करेंगे। लेकिन वह यह भी जानती थी कि यह उसके लिए एक गलत को सुधारने, रिया को आवाज देने, उसे शांति पाने में मदद करने का मौका था। एक गहरी सांस लेते हुए प्रिया नए सिरे से उद्देश्य के साथ उस व्यक्ति के कार्यालय की ओर चल पड़ी। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। डर और दृढ़ संकल्प का ढोल बज रहा था। जैसे ही वह उनके सामने खड़ी हुई, रिया की उपस्थिति का भार उसके साथ था। उसने कहा, उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी, आप हमें अब और चुप नहीं करा सकते। सच्चाई एक बार सामने आने के बाद जंगल की आग की तरह पूरे हॉस्टल में फैल गई। फुसफुसाहट आरोपों में बदल गई, डर गुस्से में। रिया की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, अपनी शक्ति और अधिकार छीन लिया गया। आखिरकार अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया गया। जैसे ही न्याय हुआ, हॉस्टल में शांति का भाव छा गया। हवा, जो कभी डर और खौफ से भरी हुई थी, अब हल्की साफ सुथरी महसूस हो रही थी। एक ठंडी शाम, प्रिया खिड़की के पास बैठी थी। बाहर एक हल्की हवा पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी। चमेली की गंध, जो कभी डर का अग्रदूत थी, अब एक अजीब सी तसल्ली दे रही थी। उसने मुड़कर देखा तो रिया उसके बगल में खड़ी थी, लेकिन इस बार कोई डर नहीं था, कोई उदासी नहीं थी, केवल शांति का गहरा भाव था। धन्यवाद, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, फिर भी अनंत कृतज्ञता से भरी हुई थी। प्रिया ने एक हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां रिया के ईथर रूप से गुजर रही थीं। जाओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तुम आखिरकार आजाद हो। हॉस्टल, जो कभी डर और खौफ की जगह थी, अब प्रिया के लिए एक अलग ही ऊर्जा रखती थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां उसने अपने डर का सामना किया था, न्याय के लिए लड़ाई लड़ी थी और एक खोई हुई आत्मा को शांति पाने में मदद की थी। प्रिया हॉस्टल में ही रहती रही। अब फुसफुसाहट और परछाइयों से नहीं डरती। उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर रिया की स्मृति का सम्मान किया। उसकी आवाज मजबूत और अटूट थी। वह जानती थी कि सच्चाई और न्याय की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। पुराना हॉस्टल अपनी चरमराती फर्श और फुसफुसाते रहस्यों के साथ अब उसके लिए कोई डर नहीं रखता था। वह अपने साथ रिया की यादें लेकर चली। इस बात की याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा और न्याय की जीत हो सकती है। पुराने हॉस्टल में एक बार फिर शाम ढल गई, जिससे आंगन में लंबी परछाइयां पड़ गईं। हवा प्राचीन बरगद के पेड़ से होकर गुजरी। उसकी पत्तियां तालियों की तरह सरसराहट कर रही थीं। चमेली की गंध हवा में तैर रही थी, एक खोए हुए जीवन और निभाए गए वादे की एक मधुर एरिनरो। हॉस्टल खामोश खड़ा था, उसके सारे रात दफन हो गए थे। लेकिन कुछ कहानियां, कुछ परछाइयों की तरह सुस्त रहने का एक तरीका होती है। और पुरानी इमारत के शांत कोनों में अगर आप बहुत ध्यान से सुनते हैं तो आप उन्हें लगभग सुन सकते हैं। हंसी की गूंज, आवाजों की गड़गड़ाहट, एक लंबे समय से भूले हुए गीत के कोमल तनाव। ऐसा लग रहा था कि जीवन त्रासदी के बावजूद अलौकिकता के साए में भी चलता रहता है।